जाती है, एक होम पॉलिसी और एक फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिटलर की होम पॉलिसी के बारे में। तो हिटलर ने अपनी होम पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम सारी बात पहले पढ़ते हुए आ चुके हैं कि हिटलर कैसे पावर में आया, वो कैसे 4 इयर्स का प्लान लेकर आया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका हम सब फर्स्ट पॉइंट को देखें तो वो रहा होम पॉलिसी में जर्मनी में इंटरनली जो उसने स्टेप्स लिए अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाजिज्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का नाजीकरण। रोशनबर्ग को हिटलर ने एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट किया। एजुकेशन सिस्टम को क्लोजली कंट्रोल किया जाता था जिससे चिल्ड्रन को नाजी ओपिनियन से इंडोक्ट्रिनेट किया जा सके। नाजी थ्योरी के साथ रिलेट करने के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक को रीराइट किया गया। इसके साथ या इसके अलावा टीचर्स, प्रोफेसर्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती थी ताकि वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट स्टूडेंट को कुछ भी ना सिखा पाए, ना भड़का पाए। और बॉयज़ को 14 इयर्स की एज में हिटलर यूथ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना कंपलसरी था। साथ ही सभी गर्ल्स को लीग ऑफ जर्मन मेडन ज्वाइन करना होता था। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि उनकी फर्स्ट ड्यूटी हिटलर को अबॉय करना है। हिटलर फ्यूरर का टाइटल अडॉप्ट करता है जिसका होता है लीडर या गाइड। स्टूडेंट के बीच फ्यूरर इज ऑलवेज राइट के स्लोगन को पॉपुलर कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो अपने पेरेंट को स्टैबो के सामने बिट्रे कर दें। तो इस तरीके से जर्मनी में एजुकेशन पर भी हिटलर अपना पूरा कंट्रोल ले आता है। सेकंड स्टेप हम देखें हिटलर का तो वो रहता है बैन ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। 4 जुलाई 1933 तक हिटलर ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी। कैबिनेट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी होगी। थर्ड स्टेप हिटलर ने लिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आफ्टर फॉर्मिंग हिटलर्स गवर्नमेंट, हिटलर ने ऑल इकोनॉमिक सेक्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया और साथ इकोनॉमिक क्राइसिस सोल्व करने एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का भी ट्राई किया। इसी के साथ मार्क्सिस्ट, जूइश एंड अनवांटेड पीपल्स को फैक्ट्रीज से रिमूव कर नाजी सपोर्टर्स को फैक्ट्रीज में वर्क दे दिया गया। हिटलर ने लेबर यूनियंस को भी एबॉलिश कर दिया। आफ्टर 1934 जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रैपिड ग्रोथ हुआ। 1936 में नाजी गवर्नमेंट ने 4 ईयर इकोनॉमिक प्लान अनाउंस कर दिया। इस प्लान के थ्रू हिटलर कंट्री को अपकमिंग वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हो गया और इसी के साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स किए गए। फोर्थ स्टेप अगर हम हिटलर का देखते हैं होम पॉलिसी में तो वो रहता है नाजिज्म एंड हिटलराइजेशन ऑफ जर्मनी। पावर को अपने हैंड में सीज करने के बाद हिटलर ने सभी प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज की गवर्नमेंट पोस्ट पर नाजिस को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट भी नाजिस से भर दी गई। कंट्री के सभी ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड सिटीजन्स को हिटलर के सभी ऑर्डर्स को ओबे करना कंपलसरी हो गया। हिटलर ही इस सभी लॉ का मेकर बन गया। ऑफिसर्स को अपॉइंट नाजी पार्टी की एक कमेटी के थ्रू किया जाता था जिसे हिटलर ने फॉर्म किया था। राइक्सटैग भी हिटलर की इच्छाओं का पालन करने वाला एक इंस्टीट्यूशन बन के रह गया। अब हिटलर का नेक्स्ट स्टेप रहा कॉम्प्रोमाइज विद प्रोटेस्टेंट। जर्मनी में ड्यूरिंग दिस टाइम 2 मेन डोमिनेंट रिलीजियस सेक्ट थे, फर्स्ट रोमन कैथोलिक्स एंड सेकंड प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक्स के बारे में बात करें तो 1933 में हिटलर रोमन कैथोलिक्स चर्च के पोप के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसे कॉनकॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। इसमें वो जर्मन कैथोलिक के साथ किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस ना करने का प्रॉमिस करता है। इसके बदले में पोप कैथोलिक्स सेंटर पार्टी को डिसॉल्व करने और आगे से पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का पार्ट ना लेने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन जल्दी इन दोनों के रिलेशन बिगड़ने लगते हैं और हिटलर कैथोलिक्स के स्कूल को क्लोज कर देता है।
तो कैथोलिक्स के साथ हिटलर के रिलेशन बिगड़ गए। नेक्स्ट हम प्रोटेस्टेंट के साथ हिटलर के रिलेशंस को देखें तो हिटलर प्रोटेस्टेंट के साथ गुड रिलेशन इस्टेब्लिश करने का ट्राई करता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स किसी ना किसी प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स को ही बिलोंग करते थे। इसलिए हिटलर उन्हें एक राइक चर्च में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है और एक नाजी को ही राइक का फर्स्ट बिशप बनाता है। लेकिन प्रीसिस्ट उनका विरोध करते हैं और इनका एक ग्रुप जिसे मार्टिन निमोलर लीड कर रहे थे, वो डायरेक्ट हिटलर से गवर्नमेंट इंटरफेयर्स और ज्यूस के साथ हो रहे ट्रीटमेंट की कंप्लेंट करते हैं। लेकिन हिटलर इन सब कंप्लेंट को नहीं सुनता, उन सब के अगेंस्ट चले जाता है और हिटलर निमोलर के साथ साथ उसके अगेंस्ट जितने भी पेस्ट्रोन्स थे उन सभी को कैंप्स में डाल देता है, जेल में डाल देता है। सो इस तरह प्रोटेस्टेंट चर्च के साथ भी हिटलर के रिलेशन एंड हो गए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हिटलर रिलीजियस पॉलिसी की फील्ड में सक्सेसफुल ही रहा। नेक्स्ट होम पॉलिसी का स्टेप देखें तो वो था डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ अनार्की। अराइवल ऑफ हिटलर जर्मनी में काफ़ी अराजकता फैली हुई थी और इस अनार्की का कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके जर्मनी के ह्यूज पोर्ट, रोड्स और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क पर अपनी अटेंशन पे की। जर्मनी को ह्यूज मिलिट्री कंटेनमेंट में टर्न कर दिया गया। सो इस तरह यहाँ हमने हिटलर की होम पॉलिसी को डीपली एनालाइज किया, उसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिटलर की सेकंड पॉलिसी, यानी कि हिटलर एक्सटर्नली अपना क्या काम कर रहा था, उसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हिटलर ने रूल में आने के बाद अपनी गवर्नमेंट का संचालन यूरोपियन पॉलिटिक्स कंडीशन को माइंड में रखकर करना स्टार्ट कर दिया। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी के 3 मेन प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट था ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिसॉल्व करना, सेकंड थर्ड एम्पायर के अंडर में ऑल जर्मेनिक रेसिस को यूनाइट करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जर्मन एम्पायर का एक्सपेंशन करना। इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए हिटलर किसी भी हद तक जा सकता था। हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो हम हिटलर के फर्स्ट स्टेप को देखें तो हिटलर का फर्स्ट स्टेप रहा बायकॉट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड रीनिनेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में बिगेस्ट ऑब्स्टेकल डिसआर्मामेंट एंड लीग ऑफ नेशन ही था। जर्मनी ने 1933 में लीग ऑफ नेशन ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की उसमें डिमांड की कि या तो सभी नेशंस को भी जर्मनी की तरह अपनी मिलिट्री पावर रिड्यूस करने देना चाहिए या फिर जर्मनी को भी अदर नेशंस के कंपैरिजन में इक्वल आर्मामेंट्स एंड मिलिट्रीराइजेशन का राइट्स दिया जाना चाहिए। हिटलर की जो ये डिमांड थी ये एक डिप्लोमेटिक मूव था, क्योंकि हिटलर को ये बात पता थी कि इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से रिजाइन कर दिया। सेकेंड हिटलर का स्टेप रहा नॉन एग्रेशन पैक्ट विद रशिया। रशिया को ये बिलीव था कि वे अगर जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लेता है तो उसे पोलैंड की कुछ मिल जाएंगी और साथ ही बाल्टिक स्टेट्स को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और इस ट्रीटी में ये डिसाइड होता है कि दोनों ही पोलैंड को डिवाइड कर लेंगे आपस में, जर्मनी और रशिया। रशिया जर्मनी को फूड, ग्रेन्स, पेट्रोल एंड अदर रॉ मटेरियल भी देगा। ये ट्रीटी हिटलर के लिए ग्रेट विक्ट्री भी साबित होती है। हिटलर का नेक्स्ट स्टेप रहा फॉल ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड द म्यूनिक एग्रीमेंट। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन के अंडर चेकोस्लोवाकिया को क्रिएट किया गया था। ऑस्ट्रिया से बोस्निया, मोराविया एंड सिलेसिया के कुछ पार्ट्स एंड हंगरी और स्लोवाकिया के सम पार्ट्स को स्नैच कर स्लोवाकिया के नेम से न्यू नेशन बिल्ड किया गया था पहले। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का विक्टिम चेकोस्लोवाकिया बना,
बिकॉज चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स करने के लिए हिटलर के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस या रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि चेकोस्लोवाकिया में 3.3 मिलियन जर्मन रहते थे और वो स्यूडेटन जर्मन कहलाते थे, और इन लोगों के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इन लोगों को सप्रेस किया जाता था वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। तो हिटलर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और स्वीडन में चल रहे स्वीडन के मूवमेंट्स को हिटलर ने सपोर्ट किया, और स्वीडन के जर्मन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर इन्वेंशन का ऑर्डर दे दिया। इस इन्वेंशन के बाद स्यूडेटन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी मेजर पावर्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स म्यूनिक में एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, और यहाँ एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जर्मनी का स्यूडेटन लैंड पर राइट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सभी रीजन्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। इस तरीके से हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को भी अपने अंडर में कर लिया। अपनी फॉरेन एग्रेसिव पॉलिसी के चलते वो सभी एरियाज़ को अनेक्स करने के माइंडसेट से चल रहा था। उसका नेक्स्ट स्टेप जो रहा वो रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। स्टार्टिंग में मुसोलिनी भी हिटलर का ओपोनेंट था, लेकिन हिटलर ने जब मुसोलिनी ट्रबल फेस कर रहा था उस टाइम पे हिटलर ने मुसोलिनी को फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया, और दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ 21 अक्टूबर 1936 को, और ये दोनों कुछ कंडीशन पर एग्री हुए उस एग्रीमेंट में। फर्स्ट ये रहा कि मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया पर हिटलर के अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया, और बिस्निया पर इटली का राइट को हिटलर ने इनवैलिड माना। वहीं दूसरी साइड हिटलर को रशिया से इन्वेंशन का डर था। हिटलर कोई एंटी रशियन फ्रेंड ढूंढ रहा था। मंचूरिया में रशिया एंड जापान एक दूसरे के राइवल्स थे, यानी कि जापान रशिया का एनिमी था। अब हिटलर को रशिया का एनिमी जापान मिल गया, और ये दोनों ही रशिया के एनिमी जर्मनी और जापान एक साथ आ जाते हैं, और अब जापान ने एंटी कोमिंटन पैक्ट हिटलर के साथ मिलकर 25 नवंबर 1936 को साइन किया, और इस पैक्ट ने जल्द ही रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का फॉर्म ले लेता है। बाद में इसमें स्पेन एंड जापान के थ्रू एस्टैब्लिश की गई मंचुकुओ गवर्नमेंट हो जाती है। इससे वर्ल्ड 2 फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, और लीग ऑफ नेशन, ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड यूरोप की इंपीरियलिस्ट पावर को चैलेंज करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है इन सब के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम स्टेप देखें फॉरेन पॉलिसी में हिटलर का, तो नेक्स्ट स्टेप रहा नॉन एग्रेशन पैक्ट विद पोलैंड। हिटलर अपनी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए किसी मिलिट्री पावर्स को ही सिर्फ अपने कंट्री की मिलिट्री पावर्स को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था, बल्कि अदर कंट्रीज़ के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा था, और डिफरेंट ट्रीटीज़ कर रहा था सबके साथ। इसी वे में अब जर्मनी 1934 में पोलैंड के साथ एक ट्रीटी करता है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ ने ये प्रॉमिस किया कि वो 10 ईयर्स तक एक दूसरे की एग्जिस्टेंस बॉर्डर्स को एनकरेज नहीं करेंगे। यहाँ हिटलर ने पोलैंड के साथ भी नॉन एग्रेशन पैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हिटलर के स्टेप की बात करें तो वो रहेगा कॉन्सिस्पेरेंसी इन ऑस्ट्रिया। अब पोलैंड के बाद नाजी पार्टी ने ऑस्ट्रिया को अनेक्स करने के एफर्ट्स करने लगे, और इसी माइंडसेट से ऑस्ट्रिया के हेड डाल्फस का एसिसिनेशन कर दिया गया। बट नाजी पीपल्स की ये कॉन्सिस्पेरेंसी सक्सेस नहीं हो सकी। सक्सेसफुल रहने के 2 मेन रीजंस थे। पहला तो ये कि अब ऑस्ट्रिया में नाजी पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी अब इतनी। सेकंड, फासिस्ट गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में ये टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं थी कि जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया मिलकर एक ह्यूज एम्पायर इस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रिया के बॉर्डर्स भी इटली से मिले हुए थे,
और इटली की फासिस्ट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि उसके पास में ही कोई इतना ह्यूज एम्पायर क्रिएट हो जाए। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम हिटलर का, तो वो रहता है जर्मनीज इन्वेंशन ऑफ पोलैंड एंड द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वॉर। म्यूनिक एग्रीमेंट से इंस्पायर होकर जर्मनी ने पोलैंड से डैंजिंग सिटी की डिमांड रखी और इसी के साथ पोलैंड से एक रेल रोड्स बिल्ड करने के लिए स्पेस की भी डिमांड रखी। और साथ ही हिटलर पोलैंड में जर्मन पीपल्स के इंटरेस्ट का इशू भी रेज कर देता है। लेकिन रियल में हिटलर को इस बात का डर था कि पोलैंड फ्रांस एंड इटली के साथ पोलैंड को फ्रांस और इटली का एश्योरेंस मिला हुआ था, तो वो उस शक्ति को भी तोड़ना चाहता था, मेन पावर्स को उनको भी तोड़ना चाहता था पोलैंड पे अपना एक्सपेंशन करके। इस तरह वॉर की पॉसिबिलिटी को देखते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन ने हिटलर को एक लेटर के थ्रू वार्न किया और उससे कहा कि अब कोई आपकी तरफ से बिग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पोलैंड में आप ज़बरदस्ती किसी भी एरिया को अनेक्स नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब इंग्लैंड पोलैंड को डिफेंस करेगा, उसकी साइड से फाइट करेगा। इस लेटर के आंसर में हिटलर कहता है कि डैंजिंग एंड पोलैंड के कॉरिडोर जर्मनी को ही रिटर्न कर देने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जर्मन मिलिट्री एक्शन लेगा और इसके रिस्पॉन्सिबल ब्रिटेन होंगे। हिटलर को वार्न किया जाता है कि वो पोलैंड से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर ले, लेकिन जर्मनी इस पर कोई अटेंशन पे नहीं करता और पोलैंड पर अपनी मिलिट्री एक्शन को कंटिन्यू रखता है। हिटलर अपने डिसीजन पर स्टक रहता है। इसी सिचुएशन में 3 सितंबर को ब्रिटेन जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है और इसके साथ फ्रांस भी। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और यहीं से हिटलर एंड उसकी नाजी जर्मनी का डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हिटलर के वर्क को रिव्यू करें तो ये तो क्लियर है कि हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई की ह्यूमिलेटिंग क्लोज को रिजेक्ट करते हुए एम्पायर एक्सपेंशन, आर्मामेंट, डेवलपिंग सी शिप्स से जर्मनी को एक पावरफुल नेशन तो बनाया। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी नाजी पार्टीज के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग थी और हिटलर जर्मनी को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा था और एट द एंड वो जर्मनी को अगेन वॉर में थ्रो कर भी देता है और इस तरीके से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक बैकग्राउंड भी रेडी कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हमने यूनिट 3 का सेकेंड सब पॉइंट नाजिज्म को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फासिज्म के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।